चलते हैं वहां पे अरुण मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। कल प्राइम मिनिस्टर का हम लोगों ने मेगा शो देखा, क्या माहौल है वाराणसी में? क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि बनारस का जो मूड होता है वो पूर्वांचल उसको रिफ्लेक्ट करता है। आप लोग इसको पॉलिटिकली किस तरह से वाराणसी में असेस करते हैं? ब्रिजेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बनारस दुनिया की सबसे बड़ी ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है। प्रधानमंत्री का 2 बार यहाँ चुना जाना, उसके अलावा तीसरी बार यहाँ से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किसी भी सांसद के प्रति इतना लगाव मुझे बहुत कम जगह ऐसा देखने को मिलता है। अमूमन किसी भी चुनाव में देखा जाए तो वो एंटी इनकम्बेंसी होती है किसी भी सांसद के प्रति, लेकिन बनारस में जिस तरह से जन समर्थन उनको मिल रहा है वो पूर्वांचल में इसका प्रभाव पड़ेगा। केवल पूर्वांचल में नहीं, बनारस में बिहार के बक्सर, सासाराम या अन्य जिलों, पूर्वांचल के अन्य जिलों के लोग भी बनारस में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बनारस का जो प्रभाव वो दिखाई पड़ेगा दूसरे जिलों में। 2 बातें अभी जो आपके इस बहस में चर्चा का मुद्दा था कि आने वाले दिनों में क्योंकि लगातार ये जातिवाद का मुद्दा बढ़ता जा रहा है, तो पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति 2 तरह से होती है। पूर्वांचल में पूरी तरह से जातिवादी राजनीति है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मैं समझता रहा हूं वहां सांप्रदायिक राजनीति होती है। इसके पहले भी जब चुनाव में देखेंगे आप तो जात के आधार पर बहुत सारे दलों ने अपने दल बनाए। जैसे आप देखेंगे अपना दल तो पटेल बिरादरी के नाम पर अनुप्रिया पटेल ने बना रखा है। निषाद पार्टी को देखें, संजय निषाद ने अपना बना रखा है। इसके पहले संजय चौहान थे, ओम प्रकाश राजभर था, अपनी पार्टी बना रखी है। राजभर जी हैं, ओम प्रकाश रज भी है, उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी है। सर्वाधिक जातिगत पार्टियां इसी इलाके में जी। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा जातिगत आधार पे लोगों ने अपनी पार्टियां बनाई और पार्टियों को देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़े। देखें तो संजय चौहान भी इस पर आ गए, निषाद पार्टी पहले से जुड़ी हुई है, अनुप्रिया पटेल पहले से जुड़ी हुई है। तो जातिगत आधार पे पूरा मुद्दा ये मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये जुड़ता चला जा रहा है। बनारस को मैं ये मानता हूं कि ये एक राजनीतिक का सबसे बड़ा केंद्र है। प्रधानमंत्री इसके पहले भी 2 बार जब बनारस में उन्होंने चुनाव लड़ा तो उसका एक केंद्र था बनारस पूर्वांचल का। यहीं से पूरी सियासत की जो गतिविधियां थी यहीं से केंद्रित होती रही हैं। और ये माहौल निश्चित रूप से दूसरे, एक कहा जाता है राजनीति में कि देखी देखा पुण्य, देखी देखा पाप, तो मुझे लगता है कि राजनीति में ये चीजें दूर तक जाएंगी। अब मुझे ये बताओ कि पूर्वांचल में कौन सा मुद्दा अधिक प्रभावी है? मुझे लगता है वो प्रभाव डालेगा। मैं आपके समक्ष 2 तस्वीरें प्रस्तुत करता हूं और आपसे उस पर खटाखट रिएक्शन चाहिए मुझे। पहला बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को पिच कर रही है, क्या वो मुद्दे पूर्वांचल में चल रहे हैं? जातिवाद कितना चल रहा है? और अपोजिशन के कौन से मुद्दे हैं जो जमीन पर स्ट्रांग बज क्रिएट कर रहे हैं? अरुण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। बीजेपी के कौन से मुद्दे चल रहे हैं और अपोजिशन के कौन से मुद्दे चल रहे हैं? देखिए, अभी तक तो आज जो प्रधानमंत्री ने जो मीडिया से बातचीत में कहा है, मैं दोनों देख रहा था, मैं दोनों चीजें, उन्होंने पूरी तरह से विकास की बात कही है और उन्होंने एक चैनल पे ये भी बोला कि मैं मुसलमानों का कभी विरोधी नहीं रहा। मैं देख रहा था किसी चैनल पे ये पूर्वांचल में कहीं से नहीं ये विकास का मुद्दा जो बनारस को लेकर के था वही मॉडल पूर्वांचल में लाना चाहते हैं और वही मुद्दा वो अपना उठाएंगे। अभी तक देखा जाए तो इसके पहले आप देखेंगे तो शुरुआत आरक्षण से हुआ, संविधान में बदलाव की बात हुई। पूर्वांचल पे इसका कोई असर नहीं है, यहाँ पूरी तरह से जातिवाद प्रभावित है। मुझे लगता है उसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरे प्रदेशों को, नेताओं को बुला करके यहाँ पर दूसरे जिलों में जाकर के प्रचार कराने की कोशिश करेगी। अपोजिशन के कौन से मुद्दे हैं जो ज्यादा प्रभावकारी हैं? अपोजिशन भी लगातार यही मुद्दा कर रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई, लेकिन उनका भी मुद्दा आ गया। अब ला करके आज देखें तो राहुल गांधी ने भी कहा कि मैं खटाखट पैसा दे दूंगा। अब सवाल यह है कितना विश्वास कर पाते हैं जनता उनके ऊपर। एक सवाल और है आपसे कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का मुसलमानों को लेकर कंटेंट आज बदला हुआ, जैसे कि आप अभी जिक्र कर रहे थे 2 इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर ने वाराणसी में स्टेटमेंट दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की पिछली 10 रैलियों को अगर आप उनकी स्पीच को ट्रैक करें तो मुसलमान कंटेंट अधिक था। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि अब उन्होंने अपनी लाइन बदली है। क्या ये एग्रेसिव होकर जो मुस्लिम कम्युनिटी वोट कर रही है उसको रोकने के लिए इस तरह के सॉफ्ट स्टेटमेंट हैं, या आप इसके पीछे कोई और कारण देखते हैं?
ये लगता है कि ये बदलाव इसलिए भी मुझे लग रहा है क्योंकि इसके पहले ये हो रहा था कि मंगलसूत्र की बात आई जिस तरह के चुनाव उसमें भाषण के दौरान। आज जो बात हुई है बनारस में, जिस समय उनका रोड शो हो रहा था उस समय एक इलाका पड़ता है मदनपुरा। यहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं कांग्रेस के राजेश मिश्रा। उनके आने के बाद मुसलमानों का एक कुछ तबका जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थोड़ा सा प्रभावित हुआ है उनकी तरफ से। कल जिस तरह से लोगों ने फूल बरसाए वह एक संदेश है और भाजपा को भी लग रहा है कि कहीं यदि मैं थोड़ी सी लिबरल हो जाता हूं मैं तो ऐसी स्थिति में पूर्वांचल के जो मुसलमान है चाहे वो गाजीपुर हो चाहे कहीं भी। एक बात ब्रजेश भाई बता दूं आपसे, आयुष्मान कार्ड का जो सबसे ज्यादा लाभ ले रहा है कोई, या आवास योजनाओं का जो लाभ मिला है, या जो राशन योजना है, इन सब में मुसलमानों को बहुतायत मिला। मेरी यहाँ बनारस में बहुत सारे मुसलमान मित्रों से मेरी बातचीत होती है, वो ये कहते हैं कि विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद मुझे भी उसका फायदा मिला। किसी प्रकार का वो यदि मंदिर और मस्जिद की सियासी बात को अलग हटा दें तो स्वाभाविक है उसका फायदा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर तो आपको लगता है कि इन्हीं कारणों से बीजेपी अपने ट्रैक को वापस चेंज कर रही है, मुस्लिम मैटर कमजोर पड़ेगा? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पूर्वांचल में अब जो आज नामांकन का अंतिम तिथि थी, इसके बाद जो भी रैली होगी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ बदलाव दिखेगा। ऑलराइट, हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपसे एक विषय और समझना चाहता हूं कि तो अब ये माने कि पूर्वांचल की जो राजनीति है और उस पर विशेष तौर पर जो पूर्वांचल के मुद्दे हैं इस बार प्रभावित करेंगे उधर इस इलाके को, वहां के वोटिंग पैटर्न को? पूर्वांचल को जो सबसे बड़ा पुराना मुद्दा रहा है, जब कभी गहमरी जी ने कहा था संसद भवन में कि यहाँ एक रोटी खाने के लिए यहाँ गेहूं के दाने के तरस जाते हैं लोग। अब पूर्वांचल बदला है, निश्चित तौर पे बदला है। पूर्वांचल में डेवलपमेंट की जो बहुत सारी योजनाएं, जो हाईवे परियोजनाएं थी, उससे पूर्वांचल में विकास का एक दायरा दिखाई पड़ता है। मैं एक उदाहरण सिर्फ बनारस का देता हूं। यदि बुनकरों के लिए ट्रेड्स फैसिलिटी सेंटर बना तो बनारस में उन्होंने ईरी चावल अनुसंधान केंद्र बनवाए और यहाँ पे परसेबल कार्गो बना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हवाई अड्डा है, यहाँ से किसानों के जो सामान है यहीं से निर्यात किए जा रहे हैं, और जो पूर्वांचल से किसानों को लिया जा रहा है उन्होंने इको के जरिए मंगवाना सामान, उसको सप्लाई करना। पूर्वांचल में जो विकास का एक एजेंडा बनाने की कोशिश किया कि हम ही विकास कर सकते हैं जी, तो ये एक बड़ी चीज रही है। शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ